मैं ये बोलना चाहती हूँ निशिकांत दुबे जी, आप कोर्ट की कार्रवाई, जो न्यायालय की कार्रवाई सीजेआई पर आप उंगली उठा रहे हैं, जो सर्वोपरि है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। और आर्टिकल 142 का उन्होंने प्रयोग किया है, ये पहले भी नहीं है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसको हम ताक पर सजा कर रख दिए और लेकर गए, ये संविधान की किताब है। संविधान कंप्लीट एक जस्टिस डे लगा है, ये भाजपा के लोगों को स्वीकार नहीं है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो पूरा वो जो है असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रही मस्जिद का जब राम मंदिर का निर्णय वही सुप्रीम कोर्ट ने किया था तो आपको अच्छा लग रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, सिर्फ इनका एक एमपी का बात, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल या निशान उठा रहे हैं, उनको बस एक ट्वीट से काम चल जाता है। बिल्कुल नहीं। अब्दुल नजीर जैसे जज चाहिए, दीपक मिश्रा जैसे इन्हें जज चाहिए, अशोक भूषण जैसे इन्हें जज चाहिए, जो सरकार के इशारे पर फैसले दे और बाद में उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाए। निशिकांत दुबे गोड्डा, झारखंड के गोड्डा से आते हैं, मैं आपको बता दूं। और बहुत गलत असंवैधानिक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और लगातार निशिकांत दुबे ही नहीं, आप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जिस तरह आप किरण रिजिजू भी पिछले समय में बोले हैं, आपको पता होगा, और भी लीडर्स बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का ये स्लिप ऑफ टंग नहीं बोला जा सकता है। सिर्फ जिस तरह आपको पता होगा कि आकर भाजपा वाले एक ट्वीट कर देते हैं कि ये उनका अपना निशिकांत दुबे का अपना नज़रिया हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये उनका अपना नज़रिया नहीं, ये पूरे पार्टी का नज़रिया है। और लगातार उपराष्ट्रपति भी जिस तरह बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे जी बोल रहे हैं, किरण रिजिजू जी बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि जिस तरह कोर्ट जो है इंटरफेयर कर रही है अगर सरकार के कामों में, अगर सरकार भी इंटरफेयर करने लगे तो मतलब एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये थ्रेटनिंग थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। मैं ये बोलना चाहती हूँ निशिकांत दुबे जी, आप कोर्ट की कार्रवाई, जो न्यायालय की कार्रवाई सीजेआई पर आप उंगली उठा रहे हैं, जो सर्वोपरि है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। और आर्टिकल 142 का उन्होंने प्रयोग किया है, ये पहले भी होते आया है। 1950 से लेकर 2023 तक मैं बता दूं 1579 बार आर्टिकल 142 का प्रयोग करके कोर्ट ने जस्टिस दिया है, कंप्लीट जस्टिस के लिए। जहां पर लगता है पार्लियामेंट तो कानून बना देती है और अगर उस कानून में कहीं संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसको हम ताक पर सजा कर रख दिए और लेकर गए, ये संविधान की किताब है। संविधान कंप्लीट एक जस्टिस, आप जो कानून बना रहे हैं वो संविधान का कहीं अवहेलना तो नहीं हो रही है, ये चेक करना भी कोर्ट का काम है। और कोर्ट को अगर कुछ असंवैधानिक लगे तो आर्टिकल 142 का प्रयोग करके कंप्लीट जस्टिस दे सकती है। तो ये चीज जो कंप्लीट जस्टिस के लिए अभी स्टे लगा है, ये भाजपा के लोगों को स्वीकार नहीं है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो पूरा वो जो है असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं पहले भी बोलती हूँ, अराजकता पर के बयान से कुछ नहीं होता है। आप कारण बताओ नोटिस दिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला इस तरह का कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट जो मतलब आखिरी एक उम्मीद होती है, वहां पर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का जब राम मंदिर का निर्णय वही सुप्रीम कोर्ट ने किया था तो आपको अच्छा लग रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, सिर्फ इनका एक एमपी का बात नहीं है। लगातार सब तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना दे रहे हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और सीजीआई के खिलाफ एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, माहौल खड़ा कर रहे हैं
और सिर्फ एक ट्वीट से आप किनारा कसी कर ले रहे हैं और फिर मत बोलिए, इससे क्या हो जाता है। उनको उसका राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में कहाँ पर स्टेटमेंट दिए, कहाँ पर केस होता है और तुरंत कार्रवाई हो जाती है, उनका सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और अपने लीडर्स का जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल या निशान उठा रहे हैं, उनको बस एक ट्वीट से काम चल जाता है। बिल्कुल नहीं, कड़े शब्दों में शर्म आनी चाहिए। देखिए, हम तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी, कांग्रेस लगातार ये बोल रही है कि संविधान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। और आज देख लीजिए, बात यहाँ तक पहुंच गई, सिर्फ आर्टिकल 142 का प्रयोग करके जो सीजीआई ने संजीव खन्ना जी ने रोका है, स्टे दिया है 5 तारीख तक के लिए, सवाल किया है सरकार से, उस पर इनको इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी और खन्ना जी को, सीजीआई खन्ना पर भी उंगली उठाने से पीछे नहीं रह रहे। इनको आदत पड़ गई है। इन्हें कैसा जज चाहिए, ये क्या चाहते हैं? रंजन गोगोई जैसा जज चाहिए? कौन से जज चाहिए इनको? अब्दुल नजीर जैसे जज चाहिए? दीपक मिश्रा जैसे इन्हें जज चाहिए? अशोक भूषण जैसे इन्हें जज चाहिए, जो सरकार के इशारे पर फैसले दे और बाद में उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाए? तो सब वैसे नहीं होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो संविधान पर कसम खाकर बनते हैं, इंसाफ के लिए होते हैं। तो क्या इस टिप्पणी पे क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी कि इस तरह की जो टिप्पणी की जाती है बीजेपी की तरफ से? देखिए, मुझे तो लगता है बिल्कुल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अभी कार्रवाई कर रहे हैं और सीजीआई खन्ना जी जिस तरह कार्रवाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। और पूरे देश में थू हो रही है भाजपा की, पूरे देश में जो जनता है उन्हें दुख है इस बात के लिए कि इस तरह के स्टेटमेंट। और चैनल्स को देखिए ना, नेशनल चैनल्स बिल्कुल चुप बैठे में हैं। यही कोई और होता, सपोज कीजिए हम कांग्रेसी, तो कभी भी इस तरह का अपशब्द, अगर हमें कुछ पसंद नहीं भी आता है तो कोर्ट का फैसला जो होता है, आखिरी फैसला होता है और हम सब्र कर लेते हैं, पर कोर्ट के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग नहीं करते। ना राहुल गांधी जी, ना कोई कांग्रेसी। ये सोचिए, अगर ये कोई विपक्ष का लीडर इस तरह बोला होता तो आज पूरा सत्ता पक्ष में और चैनल्स पे क्या चल रहा है। देखिए, लगातार प्रेशराइज तो किया जा रहा है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह रोक लगाई है, तो उनको ये तो लग रहा है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी आर्टिकल्स है जो हमें फ्रीडम देता है उसका दुरुपयोग है, ये सही नहीं है, ये एक साजिश है और पूरे देश को ये पोलराइज कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं हर जमीनों पर, हर मस्जिदों पर, हर दरगाहों के नीचे मंदिर खोजा जाए और लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चलता रहे और भाईचारा खराब हो, ताकि ये सिर्फ हर चीज़ को इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ताकि आने वाले जो इलेक्शंस है जो स्टेट्स में वो जीते जा सके। और इस तरह मतलब आपसी जितना नफरत फैलेगा, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। इन्हें माफिया तो और भी बहुत है देश में, सिर्फ वक्फ की ही जमीनें हैं ये तो सिर्फ। देखिए, मैं तो इन्हें तो सब अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कल मैं एक चैनल्स पे थी, एंकर बताती हैं कि वक्फ जो है वो दूसरे की जमीनों को हड़प लेता है। फिर एक आए जो भाजपा की तरफ से ही बोल रहे थे, वो बताते हैं कि इस दिल्ली में ही 250 एकड़ जमीन ऐसी है जो वक्फ की सरकार ने हड़प ली है। तो इन्हें तो पहले ये नहीं पता है कि करना क्या है। बोलते कुछ है और है, पहले बोलते हैं मुसलमानों का फायदा हो जाएगा, जो वक्फ से इतना रेवेन्यू आएगा, ऐसा वैसा। फिर बोलते हैं वक्फ की जमीनें हड़प के जो गलत इलीगल हैं या जो भी गलत, तो वो सरकार के ये में चली जाएगी। तो इन्हें खुद नहीं पता है कि करना क्या है। अरे देश में बहुत सारी जगहें हैं, संस्थानें हैं, जाइए उसकी जांच कीजिए, वहां से निकालिए रेवेन्यू। आपको वक्फ की चिंता है, पीएम केयर्स फंड में कोविड के समय में पूरे देश के नागरिकों ने पैसे दिए, आप जैसे हजारों करोड़ों लोगों ने पैसे दिए, ताकि प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के द्वारा देश की जो जनता, बदहाल जनता है उस समय कोरोना से, उसकी मदद की जा सके। लेकिन पूरे देश से पैसे उठाने के बाद प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, सरकार ने ऐलान कर दिया आत्मनिर्भर भारत, मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी आपके लिए नहीं है, आप आत्मनिर्भर हैं, आप अपने देख रहे खुद से कीजिए। हाँ, झाड़ लिया। और पीएम केयर फंड्स में की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, पैसे कहाँ गए, क्या हुआ, नहीं हुआ, पूरे देश ने देखा है कैसे सड़कों पर नंगे पैर लोग चले हैं, मरे हैं,
और क्या हालत हुई है। तो इस फंड को भी तो आरटीआई से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड एक काला करतूत था, किस तरह लाया गया, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो आप ऐसे लोग जो सत्ता, जनता द्वारा चुनी हुई सत्ता, सरकार को गिराने में पैसे का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, पावर का दुरुपयोग करके, मिसयूज करके, ईडी सीबीआई का मिसयूज करके, समय नहीं लगता। ये कोर्ट को भी चाहते हैं मिसयूज करे, कोर्ट का भी डरा कर धमका कर इनके फैसले के आगे कोर्ट भी ना है। मतलब मैं जब से देख रही हूँ अब तक, मैं जब से होश संभाली तब तक, अब तक के इतिहास में पहली बार मैंने देखा है कोई कोर्ट को इस तरह, कोर्ट के खिलाफ अपशब्द बोल रहा है और इतने खुलेआम बोल रहा है। मैंने पहली बार सुना और बहुत दुखद है ये। अच्छा, एक ये बात भी है कि ये अब आते हैं वक्फ बिल के, ये जो वक्फ कानून जो बना है, इसमें आखिर कांग्रेस का कहां पर और क्या रणनीति होगी आगे की? देखिए, ये आगे की रणनीति तो अभी पहले तो कोर्ट में फैसले हैं, चल रहे हैं। आगे की रणनीति कैसे लड़ाई आगे लड़नी है ये लीडर्स तय करेंगे और जो भी होगा हम लोगों को वो फैसला मंजूर। तो क्या पर ये स्टे से ही काम चलेगा या फिर इसको और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? नहीं, अगर देखिए जैसे काम चलेगा वैसे किया जाएगा। अगर लंबी लड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कमर कस के खड़े हैं सभी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन हम अपने वक्फ की ज़मीनों को सरकार को हड़पने नहीं देंगे। सरकार की नीयत और मंशा यहाँ पर सही नहीं है। एक तरफ तो सरकार बोलती है मुसलमान महिलाओं की बहुत आजकल उन्हें चिंता हो रही है। आप बताइए ना, अगर मुसलमान महिलाओं की चिंता होती तो जो बिल्किस बानो की 11 बलात्कारी जब जेल से छूटे थे तो आप ही के पार्टी के लोग फूलमाला लेकर स्वागत करने जाते हैं। मैं ये बोलती हूँ सिर्फ मुसलमान महिलाओं की नहीं, देश की हर महिला की इज्जत एक जैसी है, सबको सम्मान देना चाहिए। और जब लिंचिंग कर दी जाती है नासिर और जुनैद, मैं उनके घर गई थी जब राजस्थान में मेवात में जब मैं गई थी उनके घर, बहुत बुरे हालत में परिवार, छोटे छोटे बच्चे, पिता मर जाते हैं कम उम्र में, वाइफ की कम उम्र, दोनों के घर में बच्चे छोटे छोटे, खाने के लिए नहीं, सर पर छत सही नहीं, घर टूटा हुआ, झूठे गौ रक्षक के नाम पर। तो क्या किया जाता है उनके लिए? सरकार क्या करती है? कितना हमदर्दी है। सिर्फ नासिर और जुनैद एक नहीं, बहुत से लगातार ये मिसाल है जो गौ रक्षक के नाम पर गुंडे आते हैं और लिंचिंग कर दी जाती है। आप देखिए लगातार आज देश में एक ट्रेंड चल रहा है, अगर मुसलमान सिर्फ नाम होना चाहिए, कोई भी केस में आने से एक तो तुरंत जेल में बंद कर देते हैं और बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। कोर्ट के मना करने के बाद भी क्या हक बनता है आपको किसी के घर को गिराने का? तब आपको माताओं और बहनों की, माओ बहनों की याद नहीं होती है, तब मुस्लिम महिलाओं की याद नहीं होती है। और ये बोल रहे पासमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, ये भी एक तोड़ने की तैयारी है, धूल झोंकने की, बांटने की ये कोशिश है। आप ये बताइए कि लगातार आप कोरोना से हम देख रहे हैं कि बोला जाता है कि सब्जी वाले को खरीदने से पहले सोच समझ कर खरीदो, ठेला पर अगर फल वाला तो अपना, अभी लगातार चल रहा था कोई भी शोभा यात्रा जा रही है, कुछ भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो ठेला पर नाम अपना चस्पाओ ताकि देखकर खरीदारी हो सके। मतलब कि अवॉइड करो इनको। अब मुसलमानों का है तो उनको बिजनेस मत दो, उनका रोजगार को ठुकराओ, उनसे मत खरीदो। हम तो कभी ऐसे नहीं सोचते कोई भी हो। आने वाली 5 मई में जैसे तारीख रखी गई है कोर्ट ने, तो उस पे आपका क्या है रवैया कि भाई क्या हो सकता है, कोर्ट क्या पेश कर सकता है, किसकी तरफ, किस रुख पे झुक सकता है कोर्ट? देखिए, कोर्ट जिस तरह से निर्णय ले रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वक्फ कानून जो आने वाली 5 मई को वक्फ कानून जो संशोधित कानून है उससे हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। और वक्फ बाय यूज़र जो है और डीएम्स को इतने ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और नॉन मुस्लिम्स को इतने ज़्यादा जगह दिए गए हैं। देखिए हमारे केसेस हमारे नॉन मुस्लिम्स ही लड़ रहे हैं, है ना। ये भारत की संस्कृति है, लेकिन ये हमारा एक अपना ये है ना। तो इसमें इतने ज़्यादा लोगों को रखना, ऐसा लगता है जैसे एडवोकेट से याद आया, एडवोकेट से ध्यान आया कि भाई जितने भी
PIL डली हुई हैं वक्फ बोर्ड को लेके, मुस्लिमों ने डाली हुई हैं, या जो लोग हैं खानका वाले या जिनके पास ज़मीनें हैं जो मेंबर बने हुए हैं, तो एक भी वकील जो है वो मुस्लिम नहीं है, सारे गैर मुस्लिम ही क्यों हैं? उस पर ज़्यादा एतमाद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एतमाद की बात नहीं है। ये तो देखिए, अब वकील में क्या धर्म देखना। नहीं, धर्म नहीं देखा जा रहा, लेकिन एक से एक अच्छे वकील पड़े। सलमान खुर्शीद है, जी, बड़े वकील हैं। नहीं, ये भी तो बात देखिए ना कि सारे वकील हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये तो खुशी की बात है ना। और आपको पता होगा सिख भाई भी हमारे जो हैं वो भी मतलब अपोज कर रहे हैं, वो भी कोर्ट तक गए हुए हैं। एक बात कही कि ये जो केस है, ये जो मुकदमे और ये जो डाला गया है, तो इसको स्टेट को दे दिया जाए, तो इस पे आपका क्या राय है? क्यों स्टेट को दे दिया जाए? ये आई मीन कि उच्च न्यायालय के अधीन कर दिया जाए। क्या है, वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या दिक्कत है दूसरा मतलब? अगर CGI देख रहे हैं इसको तो फिर क्या दिक्कत है? हालांकि CGI ने इसे इनकार कर दिया, कपिल सिब्बल साहब ने भी अपोज किया कि नहीं, ये इसको आप ही देखिए सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बिल्कुल सही है, मुझे तो लगता है कि ये सही है ना, ये सुप्रीम कोर्ट देखे ये सही है। मुस्लिम संस्था है, उसमें आप गैर मुस्लिमों को कैसे डाल सकते हैं? वो भी ये 2-3 बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैं लगातार न्यूज़ देख रही हूँ तो ये लग रहा है कि 2-3 नहीं, 2-3 से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, इस बात के हम कड़े शब्दों में अवहेलना करते हैं। और भी कुछ मैं कपिल सिब्बल जी का सुन रही थी, और भी कुछ वो इसमें फेरबदल की है, जिसके बारे में कपिल सिब्बल जी बता रहे थे कि मतलब बहुत खतरनाक तरीके से कि जो उन्हें भी पता नहीं था, ये कानून बनने के बाद पता चला। जब बहस चल रही थी पार्लियामेंट में भी वो गए, राज्यसभा में नहीं पता था क्या क्या वो ऐड कर रहे हैं इसमें, मतलब इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। बात भी ये सभी बोल रहे हैं कि जब JPC का जो गठन हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई और बातचीत नहीं हुई। मतलब ये कानून जो है चर्चा करके बात करके नहीं बना है, ये भारतीय जनता पार्टी BJP थोप रही है। इसके पीछे मंशा देखिए, बेचने के लिए तो अब संपत्ति कुछ रहा नहीं, सारे कुछ बेच चुके हैं। तो अब मुसलमानों की वक्फ की ज़मीनों पर नज़र है, अब उसे सरकार हड़पना चाहती है और हड़प के अडानी और अंबानी को देना चाहती है, और पीछे दिखा रही है कि मुसलमानों का भला हो जाएगा और महिलाओं का भला हो जाएगा। ये दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। सिर्फ वो आप सोचिए ना, आज इतने ज़्यादा ये उग्र मतलब मुसलमान प्यार इनको इतना ज़्यादा हो गया है कि एकदम इतने हितैषी हो गए हैं कि एकदम उग्र हुए जा रहे हैं, परेशान है कैसे मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक बार 3 काले कानून किसानों के लिए लाए थे, वो वापस हुआ, उस टाइम भी ये लोग ऐसे ही बोलते थे ये 3 काले कानून जो हैं किसानों के हित में है, किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही एक बार माहौल चला था, पूरा उग्र हो गए थे पूरे सरकार, और झूठे किसान के संगठन बनाते थे नए और बोलते थे ये तो समर्थन कर रहे हैं, वो तो समर्थन कर रहे हैं। कानून बनने के बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस टाइम नए बहुत जगह वैसे ही इसमें झूठे बात किए जा रहे हैं। और आप किरण जी ने बोला इतने सारे पेटिशन आए, ये आए वो आए, लोगों से मिले, सभी का बात किए, 97 लाख प्लस। कैसे पढ़ लिए भाई, इतने बड़े ज्ञानी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले बोहरा समाज के जो मुसलमान हैं उन लोगों से मीटिंग करके ये बयान दिया बाज़ाब्ते ऑन कैमरा कि मैं 3 साल पहले ये कानून मैंने बोहरा समुदाय के लोगों को मैंने पढ़ा दिया था। उस पर गलत और वो समर्थन दे रहे हैं। बोहरा समाज के गलत बात है, बोहरा समाज के लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे, और वो बहुत पीछे सालों से बोलते आ रहे हैं कि हम लोगों को इससे अलग कीजिए, और ये झूठ का एक माहौल बनाया जा रहा है, वो झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बोहरा समाज बिल्कुल सरकार के साथ नहीं है, ये गलत है, झूठ बात है। तो वो कौन मुसलमान हैं जो वक्फ बिल को पास होने में वो बड़े खुश हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं? पता नहीं, वो तो मोदी जी को पता होगा, देश में तो मैं कहीं नहीं देख रही हूँ, अपने आसपास तो अभी तक एक भी ऐसा नहीं दिखा। कुछ जो वो प्रवक्ता हैं भाजपा के चाटुकार, उनको छोड़कर 2-4-8 साल में घटना हुई है, उसका कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। जांच होनी चाहिए निष्पक्ष,
और पता चलना चाहिए कि ये दंगा संयोग है या प्रयोग है। ठीक है, मुझे ये पता चला, मैं कुछ पढ़ रही थी, देखने में आया कि 150 से के करीब लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो दंगा कर रहे थे, उन्हें बंगला नहीं आती है, मतलब बंगाली नहीं आती है, इसका मतलब वो बाहर से गए हैं। तो वो लोग कौन है आपको पता है? जो बंगाल में रह रहा है, मुर्शिदाबाद है ना, मुर्शिदाबाद बंगाल में जो रह रहा है, बंगाल का नागरिक है लगातार सालों से, तो उन्हें बंगला जरूर आती है। मैं भी बंगाल में 2-4 लाइन बंगला बोल दूंगी, लेकिन जिन्हें बंगला बिल्कुल नहीं आती है वो कौन होंगे? यानी जिन्हें बाहर से पहुंचे होंगे। तो ये भी सोचने वाली बात है। मैं एक घटना बताऊं, जब मेवात में जो दंगा हुआ था और जो लोग वहां पर गए थे या जो गाड़ियां गई थी, वो कोई भी बिट्टू बजरंगी वाले ये में, वो सारी गाड़ियां और जो लोग थे वो क्षेत्र के थे ही नहीं, वो सारे बाहर से, कोई यूपी का था, कोई इधर का था, कोई उधर का था, सब गए थे। यानी भीड़ जो थी वो गई थी वहां पर माहौल खराब करने के लिए, दंगा करने के लिए। तो कहीं ऐसे ही कुछ लोगों की भीड़ को तो मुर्शिदाबाद नहीं भेजा गया था माहौल खराब करने के लिए देश में, ताकि एक नफरत का माहौल पैदा हो जाए। मैं इसका जांच होना चाहिए और जांच में जो भी दोषी हो सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, और इस तरह के कोई भी दंगा नहीं होना चाहिए इस बिल के नाम पर। इसका हम विरोध करते हैं। आपसी भाईचारा और प्यार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नीतीश जी का जिस तरह पिछले समय से रवैया रहा है, इनका कोई एक स्टैंड नहीं रहा है। बिहार की जनता बिल्कुल दुखी हो चुकी है नीतीश जी के स्टैंड से, और जिस तरह वक्फ कानून में भी उन्होंने सरकार का समर्थन दिया, और आजकल जिस तरह उनके हालात हो गए, दिमागी हालात भी सही नहीं है, तो बिहार की जनता बहुत मतलब होपलेस हो गई है नीतीश जी से। तो और तेजस्वी जी में, कांग्रेस में बिहार की जनता विश्वास कर रही है, और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि बिहार में हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये सारे जो इतने सारे प्रॉब्लम्स रोज आ रहे हैं, सरकार रोज क्रिएट कर रही है, ये बिहार इलेक्शन को भी देख कर है कि किस तरह एक धर्म का माहौल बनाया जा सके, और हम बताएं कि हम आप सभी के बहुत हितैषी हैं, और भाई को भाई से लड़वाया जाए ताकि सत्ता पे काबिज हुआ जा सके। राहुल गांधी इस बार जा रहे हैं दुकानें, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए बिहार। राहुल गांधी जी तो जहां भी जाते हैं जरूर जाएंगे, और जहां भी जाते हैं मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, और नफरत की दुकान को बंद करने का हम सभी का यही प्रयास है कि भाजपा जो लगातार नफरत की दुकानें खोलने का प्रयास दिन रात कर रही है, उसको बंद किया जा सके। दुखद है कि आज देश के युवा बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश का पोजीशन क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा में जो बचत होता था आज वो ख़त्म हो चुका है। आप टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है। चाइना हमारे ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, चाइना हमारे 21 जवानों को शहीद कर देता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है, उस पर बात नहीं कर रही है भाजपा, है ना। बीजेपी उस पर चर्चा नहीं कर रही है, वो जमीन को कैसे लेना, उसके जगह आपको वक्त की जमीनों की फिक्र है ना। तो लगातार गुमराह किया जा रहा है, लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, देश की हालत सही नहीं है। मतलब हमें बहुत अफसोस है कि हम किस दौर में आ गए हैं, इतने खराब समय में। और एक भाईचारा ही है जो हमें, देखिए आज क्या स्थिति है। बांग्लादेश जिसे भारत ने बनाया, हमेशा भारत का सहयोगी रहा है, भारत के का हितैषी रहा है बांग्लादेश, लेकिन अभी पहली बार मोदी सरकार में ये हो रहा है कि बांग्लादेश भी चाइना के साथ, बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ रही है, और चाइना के साथ बांग्लादेश की दोस्ती भारत के लिए सही नहीं है। आप इधर नेपाल भी आंख लाल लाल आंखें दिखा रहा है। इन्हें ना अमेरिका को कुछ बोलना है, ना चाइना को कुछ बोलना है, ना बांग्लादेश को कुछ बोलना है, ना पाकिस्तान को। इनको भारत में ही पॉलिटिक्स करनी है, सिर्फ वोट बैंक की, भाई को भाई से लड़ाना है, परिवार को परिवार से लड़ाना है, और ऊंची और गंदी राजनीति करनी है, जो बहुत ही दुख देने वाली बात है और बहुत ही शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथ में भारत है, ऐसे गंदे लोगों के हाथ में
हम दुआ करते हैं कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहे और हम सब मिलकर रहे प्यार और भाईचारे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।